तो आपने जब इतना सब करके, नहीं, मेरी अपनी भी दुआ यही है कि देखें, उम्रा करना और हज करना जो है, मैंने पूरी दुनिया के बुजुर्गान दीन की ज़ियारतें की। मेरे वालिद कहते थे कि मैं अपने ख़ानदान का वो शख्स हूँ कि जिसकी 7 पुश्तों में किसी ने इतनी बुजुर्गान दीन की ज़ियारतें नहीं की जितनी मैंने। और मैंने कभी ख्वाहिश नहीं करी कहीं जाने की। कोई लोग प्लान करते ना कि उम्रा पे जाना है, पैसे जमा करो, टिकट लो, या किसी बाजार पे जाना है तो वहाँ की ख्वाहिश कभी नहीं की। पता नहीं कुदरत की तरफ से ही वसाइल बनते गए या जॉब लग गई इराक में। तो इराक में आप जानते हैं कि कितने बुजुर्गान दीन है वहाँ पर। 4 मुहर्रम तो मैंने वहाँ गुजारे तजस्सुस के तौर के ऊपर कि यहाँ पे मुहर्रम कैसे मनाया जाता है, वो देखा। जितनी इराक की बड़ी ज़ियारतें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम, हज़रत शर्जील अलैहिस्सलाम की ये जो ज़ियारतें हैं, ये उन मकामात पे जहाँ आम लोग भी नहीं पहुँच पाते थे। फिर मैं सऊदीया गया। सऊदीया के अंदर जितनी ज़ियारतें और जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिला था, जो मैंने मस्जिद नबवी के लिए जो हुजूर की तरफ से ही बुला हुआ था, समझे, मैंने जितना काम किया वहाँ पे, जितनी ड्राइंगें बनाई, जो 106 ड्राइंगें तो मेरी मुस्तनद ड्राइंगें, जो मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, उस बहुत बड़ी कंपनी सऊदी बिन लादेन ग्रुप के अंदर मैं काम करता था, तो वो जो काम मैंने किया है और जो जो बारीकियों से वहाँ पे जो काम होता था, 1990 से काम, मतलब मैंने ज्वाइन किया था तो 94 तक तो मैं था, लेकिन ये जितने भी तोसी के जो काम थे, ये उस दौरान में 80% हुजूर के रोज़े में, मस्जिद नबवी में ये ख़त्म हो चुके थे। अब बाकी जो तोसी है वो तो हर साल चलती रहती है, लेकिन बुनियादी काम जो थे वो 94 तक मैं था वहाँ पे। और ये सारे कामों की ड्राइंगें, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, आर्किटेक्चर ड्राइंग, एक कोऑर्डिनेटर के तौर के ऊपर मैं था वहाँ पे। तो सारी ड्राइंगों को कोऑर्डिनेट करके जो अपने रूट्स बनाना, इलेक्ट्रिकल के भी, मैकेनिकल के भी, सिविल के भी, तो एक बहुत बड़ी टीम थी। मैं तो एक छोटा सा एक वहाँ पर मैं भी एक काम कर रहा था, जो दुनिया के कई मुल्कों के लोगों ने काम किया। तो उस कई मुल्कों के लोगों में जो फॉरेनर्स जो थे वो हुदूद हरम में दाखिल नहीं हो सकते थे। 12 किलोमीटर दूर के पास से, जहाँ पे सारे अंग्रेज, कैनेडियन और इंडियन भी, हिंदू भी, वो सब हुदूद हरम से बाहर काम करते थे, लेकिन वीडियो के जरिए उन तक चीज़ें पहुँचा दी जाती। लेकिन हम खुशनसीब थे जो हम हुजूर के रोज़े में भी दाखिल होते थे, ज़ियारतें होती थी, काम के सुपरविजन भी होती थी। तो मेरे लिए यही काम एक ऐसा है कि जिसकी मैं तवक्को करता हूँ कि मेरा जो कुछ हासिल है वो मेरी इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने में मेरा दिल वहाँ पे जाके मुतमईन होता है, और दुआ यही होती है कि बस अल्लाह ताला उसे कबूल करे। ये बस मेरी ख्वाहिश है। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला ये सारी इबादतों को और ये जो कुछ आपने काम किया है, इन मुक़द्दस मकामात का अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आखिर में हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि आइंदा के लिए आपके क्या इरादे हैं, शोबिस के हवाले से, या और किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, या कोई और प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं? ऐसा काम करने की सोच तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सोच जो है सिर्फ मेरी सोच की हद तक ही रहती है, क्योंकि उसके लिए वसाइल बनाना या उसको अरेंज करना, यहाँ पाकिस्तान में और कराची में मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में या कराची के अंदर म्यूज़िक के इंस्टीट्यूट खुले, अदाकारी के इंस्टीट्यूट खुले, जिस तरह इंडिया के पूना में, नासिक में, बॉम्बे में, आपके तेलुगु, मलयालम वगैरह, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए जहाँ पे एक पूरी टीम तैयार हो रही है। हमारे पास ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ख्वाहिश है मेरी कि ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ की गवर्नमेंट बनाए, या ऐसे मुक़य्यर हजरात जो म्यूज़िक से या फ़न से ताल्लुक़ रखते हैं वो इतना आगे बढ़ें, या जितने टीवी के बहुत बड़े बड़े प्राइवेट चैनल्स वो चाहें तो वो लोग भी अपने इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, अपने चैनल के थ्रू आर्टिस्टों को ट्रेंड कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो मेरे जहन में भी है कि अगर मेरे को कोई चांस मिला तो मैं इंस्टीट्यूट ज़रूर बनाऊंगा, जहाँ नए आर्टिस्टों को उनको ट्रेन करना, उनको आगे लाना, और
मतलब यंग छोटे बच्चों से स्टार्ट किया जाए उसका, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल पे। जब वो उस लेवल पे आके सीखेंगे, अपनी दूसरी एक्टिविटीज से हटकर, ये भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटीज है, उसमें आने के बाद आगे बढ़े। और हम बहुत पीछे हैं दुनिया के कई मुल्कों से, म्यूजिक में भी, फिल्म में भी, ड्रामों में भी, थिएटर में भी हम बहुत पीछे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग और ऐसे घराने शामिल हों जो कि इस फन को थोड़ा आगे लेके चलें। मैं भी एक हिस्सा बनूंगा उसका, ये एक ख्वाहिश है। फिर एक और जो समाजी और सोशल्स के हवाले से मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा एक छोटी सी जगह बनाओ जहाँ पे ये बूढ़े वालिदैन, ज़ईफ, बीमार, ये ओल्ड एज, जिस तरह ईदी साहब का तो बहुत बड़ा काम है वहाँ पर, ये मेरे ख्याल में बहुत छोटा, जो मेरा लेवल का होगा वो इंशाल्लाह अगर रही मेरी ज़िंदगी तो मैं एक छोटा सा काम भी ज़रूर करूँगा। ये फ्यूचर का मेरा ये सोच है। यकीनन आपकी इरादे, आपकी सोच बहुत बुलंद है, काबिल तारीफ है। लेकिन एक बात मैं आपके भी इल्म में होगा कि हर मुल्क का एक मिजाज होता है। इंडिया के जिन शहर इंस्टीट्यूट्स का आपने नाम लिया और वहाँ पर सीखने का रुझान है और वो सीखकर कोई काम करना चाहते हैं। जहाँ तक मैं अपने मुल्क में देखता हूँ, पाकिस्तान में, तो नए टैलेंट का ये इत्मीनान है कि वो कुदरती टैलेंट की बुनियाद पर सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है। उसकी एक मिसाल मौजूद है कि अदाकार कमाल साहब ने गालिब एकेडमी बनाई और उसमें एक एकेडमी की इब्तिदा तो हुई, लेकिन उस एकेडमी में कितने लोगों ने चाहा कि एक्टिंग सीखें या शोबिज का किसी भी शोबिज से को सीख कर शोबिज में आए। हमारे पास थोड़ा ये रुझान नहीं है। एक मिसाल मौजूद है कि एकेडमी बनी और वो कामयाब नहीं हो सकी, जबकि कमाल साहब बहुत पुरजोश थे अदाकारी ख़त्म करने के बाद कि मैं नए टैलेंट को सिखाऊंगा और बाकायदा एक इंस्टीट्यूट बनाया, मगर उनको वो कामयाबी नहीं मिली। अहमद रुश्दी साहब को जब हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया, तो उन्होंने म्यूजिक की एक एकेडमी बनाई थी कि नए टैलेंट्स को म्यूजिक सिखाकर, और ज़ाहिर है रुश्दी साहब का जो मुकाम है और जो उनका तजुर्बा है, जितना उनका फनी सफर है, वो एक नए आने वाले के लिए तो एक खजाना है। मगर मैं उस वक्त उनकी इस एकेडमी से मैं वाबस्ता रहा रुश्दी साहब के, तो कोई भी नहीं आते थे, बल्कि लोग आके सवाल ऐसे करते थे कि शॉर्टकट क्या है, हम अगर खुद एक गाना बना के किसी तरीके से उसको ऑन एयर करा दें। और उस वक्त के बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने अपना एक गाना बनाया और उसको किसी भी तरीके से ऑन एयर कराया और वो अपनी पहचान बना ली और वो मुतमईन हो गए। बाज़ाब्ता सीखने का जो शौक और जज्बा फितरी होता है और एक माशरे के अंदर ये चीज़ कुदरती होती है। यहाँ जहाँ तक मैंने देखा है, मेरा भी, आपको भी मालूम है, टेलीफोन को के नाजरीन को मालूम है कि मौसीकी ड्रामे से मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरी जो नज़र में जहाँ तक मैंने देखा है, हमारे पास वो रुझान नहीं है कि हम सीखें। आपका जज्बा बहुत काबिल तारीफ़ है। अल्लाह ताला आपको मौका दे, हिम्मत दे कि आप ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाएं और उस इंस्टीट्यूट से लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें। लेकिन एक सच बात है, मैंने चाहा कि क्योंकि दो वाक़े दो इंस्टीट्यूट के मौजूद हैं, तो वो रिकॉर्ड पर आ जाए, टेलीफोन को के नाज़रीन को पता चले कि बगैर सीखे होता नहीं। लेकिन हमारे पास रुझान ऐसा है कि हम कुदरती सलाहियत से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, जबकि आज के दौर में और पहले के दौर में बहुत फ़र्क है। इस लिहाज से भी फ़र्क है कि टेक्नोलॉजी बदल गई है और इस नई टेक्नोलॉजी में सीखे बगैर आप आगे
या कामयाब नहीं हो सकते। वैसे अब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा मेरा इजाफा जो है, जो मेरा अपना सराउंडिंग में मैं जिन लोगों को देखता हूँ, इसमें आप अगर हम पड़ोसी मुल्क की मिसाल ले लें कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट जो अगर खुले हुए हैं या वहाँ पे जो कुछ है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की एक सपोर्ट बहुत बड़ी है उनका जो एक कल्चरल फंड जो है वो बहुत बड़ा है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए हो या इंस्टीट्यूट के लिए हो। वहाँ पे झोपड़पट्टी से भी फनकार निकल कर ऊपर आए जो वहाँ की ट्रेनिंग में थे। हम यहाँ पर हमारे साथ मिसाल क्या है कि यहाँ हमारे उस्ताद ही नहीं सिखाने वाले। इधर जितने भी है ना इस वक्त, वो आखिरी के चंद एक जो बचे हुए हैं उस्ताद, लेकिन वो भी बहुत ही छोटे जहन के उस्ताद बच गए। ना वो मौसीकी का अपना फन किसी और को ट्रांसफर करते हैं, ना किसी को सिखाते हैं। बिल्कुल सही। आप ये देखें कि सारंगी नवाज हमारे पाकिस्तान में अब नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास जो है पियानिस्ट कोई नहीं है जो सिखा सके। सोहेल राना जैसे लोग थे जो सिखाते थे, ये सब करते थे। हमारे जितने भी उस्ताद जो बने हुए, उनको सिर्फ ये है कि हम उस्ताद घराने से ताल्लुक रखते हैं, अपना फन वो किसी को ट्रांसफर नहीं करते। उनमें एक मगरूरियत है। किसी जमाने में बादशाह जो है वो उस्तादों के हाथ के उंगलियां काट देते कि भाई ये फन उनको ट्रांसफर ना हो। हमारे पास मौजूदा कोई ऐसा शख्स मुझे नहीं नजर आया। मैं बहुत लोगों में मिलता हूँ। मैं मुख्तलिफ एकेडमीज की सरपरस्ती करता हूँ। कराची के अंदर एक 7-8 एकेडमीज हैं। मैं उन जगहों पे जाता हूँ और जो वहाँ के ठेले वाले से लेकर जो 60 साल की उम्र तक के भी जो बंदे गानों का शौक रखते हैं, मैं उनके लिए प्रोग्राम अरेंज करता हूँ कि वो आए गाएं। और आप यकीन करें, उसमें बेशुमार लोग इतने अच्छे फनकार हैं, इतने सुरीले फनकार हैं, लेकिन उनकी उम्रें गुजर गई, उनको कोई प्लेटफॉर्म आगे नहीं मिलता। उन्हीं में से चंद एक लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहता उन गुलकारों का या उन जो चीज़ है, एवन के कव्वाली का शोबा भी जो है वो भी खानदान की हद तक ही महदूद कर लिया। कव्वाली इंस्टीट्यूट कोई नहीं है, जबकि पाकिस्तान की पहचान बड़े सगीर के अंदर इंडिया और पाकिस्तान, ये 2 मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने कव्वाली को पूरी दुनिया में मुतारिफ कराया। लेकिन अब जितने हमारे बच्चे कुचे जो कव्वाल हैं पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन ये उनको कभी तौफीक नहीं हुई कि गवर्नमेंट से या अपने पैसों से अपने इलाके में, अपने मोहल्ले के अंदर उनको कोई तरबियत दे सके। चंद महीनों के बाद या चंद सालों के बाद जब ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर कौन बचेगा? नहीं, जो हम कहीं बाहर से तो नहीं ला सकते ना। बाहर से लाने में हम कॉपी कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों के हर गाने की, हर फिल्म की, हम सब चीजों की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्निक आज तक नहीं अपना पाए। बातें हम बहुत करते हैं कि हमारी फिल्म बहुत बड़ी है, हमारे फनकार बहुत बड़े हैं, हमारे कॉमेडियन बहुत बड़े हैं सारे। मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े हैं। बातें करना एक अलग चीज है, साबित करना एक अलग चीज है। बहुत अच्छी बात है आपने कही, साबित करना वाकई बहुत बड़ी बात है। और एक आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा और कि हमारे पास सिखाने का रुझान नहीं है। आपने सारंगी की का हवाला दिया, इसके अलावा कई और साज हैं। चित्र बिना किसे बजाना आता है, लोगों आज के मौसीकारों को वो साज की शक्ल याद नहीं होगी। और ऐसे बहुत सारे साज हैं जो मतलब माजी का ऐसा हिस्सा बन गए हैं कि आज के जो मौसीकी से वाबस्ता लोगों को वो साज के नाम के साथ साथ अगर वो सामने साज रख दिया जाए तो साज नहीं पहचान सकते। और उसकी वजह यही है कि हम जो पिछले, आज बहुत सारे उस्ताद गिला करते हैं कि कल का जो सिंगर है उसकी डिमांड पूरी की जाती है और हम इतने अरसे के पुराने उस्ताद हैं, सिंगर है, हमें वो मुकाम नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि उनको जो कुछ आता था या तो उन्होंने अपने खानदान तक महदूद रखा या सीना बा सीना सिखाया और उसके बाहर उस फन को आम नहीं किया। यही वजह है कि एक वक्त आएगा कि इन लोगों को कोई याद नहीं करेगा। साज हमारे जो ऐसे साज थे वो साजिंदे वक्त के साथ साथ कम होते जा रहे हैं, फिर एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएंगे और फिर सारा वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट पे ही दारोमदार हमारा होगा। और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ टेलीफोन को के नाजरीन यकीनन आज हमारे मेहमान से गुफ्तगू करके
बहुत कुछ इनके मुतालिक, इनके जज्बों के मुतालिक, इरादों के मुतालिक, और जो कुछ ये अब तक शोबिज़ में समाजी तौर पर या और भी जो इनकी मसरूफियात रही हैं, जो बहुत कुछ आज इंटरव्यू करके मेरे इल्म में इजाफा हुआ, आपको भी जान के यकीनन खुशी भी हुई होगी। और एक ऐसी शख्सियत जो बेइंतहा गुमनामी की अंदाज में एक लगन, एक जुनून के तौर पे हमारे शहर कराची में काम इनका जारी है। और जब जुनून की हद तक कह दिया जाता है तो उसके बाद फिर मज़ीद वजाहत के लिए कोई लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अयूब खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने वक्त निकाला और हमारे चैनल पे हमारे नाजरीन के लिए आपने रिकॉर्ड कराया अपना इंटरव्यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस इंटरव्यू को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।